हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम आपका वायुमंडलीय अपवर्तन को करेंगे। आज हम लोग क्योंकि अपवर्तन कर रहे थे तो इसीलिए इससे रिलेटेड टॉपिक वायुमंडलीय अपवर्तन आज हमने पिक किया है, ताकि अपवर्तन से रिलेटेड होने के साथ साथ आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। और बहुत देर से हम मतलब मुश्किल वाले टॉपिक कर रहे थे, तो थोड़ा उससे हट के थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज चूज़ किया है। बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। तो चलिए देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडल जो है, सबको पता है कि वायुमंडल डिफरेंट लेयर्स से मिलके बनता है। लेयर्स होती है ना बेटे, डिफरेंट लेयर्स होती हैं वायुमंडल की। देखिए, जैसे कि ये अर्थ है हमारा, ये मान लिया हमने अर्थ है। अर्थ पे हमारे एटमॉस्फेयर है जो, उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में। डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो कैसे बनती हैं, किन चीज़ों से बनी हुई होती हैं? हमारी गैसेस हैं, हवा है, हवा से बनता है ना एटमॉस्फेयर। हवा है, हवा में गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं। तो ये जो है उससे मिलके हमारा बहुत सुंदर हमारा ब्रह्मांड, एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल बना हुआ है। अब ये जो हवाएं हैं, कुछ हवाएं गर्म हैं, कुछ ठंडी हैं। जो गर्म हवा होती है वो ऊपर, ये तो सबको पता है, गर्म हवा क्या करती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर उठ जाती है, और ठंडी हवा नीचे रहती है। तो गर्म हवा यहाँ पे मान लीजिए गर्म हवा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी लेयर्स हैं, कहीं पे गर्म हवा है, कहीं पे ठंडी है, कहीं पे फिर गर्म है, कहीं पे ठंडी, ऐसे उनका कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है। तो ये गर्म है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ठंडी हवा है, ठीक, ऐसे माना हमने। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है, गर्म और ठंडी हवाओं से मिलके बना हुआ है। अब क्या होता है, अब मान लीजिए कोई रे आ रही है, ये सन से, यहाँ पे सन है हमारा, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ये लीजिए, आ गई प्रकाश की किरण जब आई तो ये गर्म हवा में गई, चली गई। अब क्या हो रहा है, गर्म से जब वो ठंडी हवा में जाएगी तो क्या होगा, गर्म और ठंडी हवा, सारी गैसेस का जो अपना डेंसिटी है वो डिफरेंट होता है। ये तो आपको पता ही है, कुछ गैसेस ज़्यादा डेंसर होती हैं और कुछ रेयर होती हैं। कंपेयर करते हैं जब हम दो गैसेस को, तो यहाँ गर्म मतलब रेयर मीडियम, ये हमारा था रेयर मीडियम, और ठंडी में जाएगी मतलब डेंसर मीडियम में चली जाएगी, एंटर कर रही है रे, है ना। तो जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होता है, लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसका अपवर्तन होता है। बस वही होगा, यहाँ पे नॉर्मल था, जाना था इसको ऐसे, लेकिन वो मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरफ। ये हो गया इसका अपवर्तन। फिर से आगे एक लेयर है मान लीजिए, फिर वहाँ पे गर्म हवा है, तो वो ऐसे करते करते बहुत सारी लेयर्स को पार करते हुए जब वो हमारे तक पहुंचती है लाइट, तो उसको बहुत अपवर्तन से गुज़रना पड़ता है। तो ये जो हवाओं, जहाँ गैसेस की वजह से जो उसका लाइट का जो मार्ग है वो जो ऐसे चेंज हो रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो इसी को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको अपवर्तन बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए हमने स्टार्ट में बोल दिया था कि बड़ा इजी सा टॉपिक है और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो गैसेस की वजह से हमारा जो लाइट का अपवर्तन होता है वायुमंडल में, उसको हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। होप आप इतना समझ गए हो। अभी इसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन से रिलेटेड जो हमारी इसमें एग्जाम्पल्स हैं छोटी छोटी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछता है, 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में, हर साल आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम अब करेंगे, वो रिलेटेड है वायुमंडलीय अपवर्तन से। सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछता है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। आपने बेटे सब ने तारे देखे होंगे, सारे बच्चे रात को तारे देखते हैं ना, कितना मज़ा आता है तारे देखने में, कैसे चमकते हैं तारे, टिम टिम कर रहे हैं। अभी तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब हम छोटे थे बचपन में लाइट चली जाती थी, इन्वर्टर तब होते नहीं थे, तो हम लोग क्या छत पे सोते थे, सारे कज़न ब्रदर सिस्टर सब लोग, मम्मी पापा सब नीचे गद्दे बिछा के सोते थे।
तो रात भर हमारा काम क्या होता था, सो कहाँ पाते थे, तारे देखते रहते थे, कितने चमक रहे हैं, तारे गिनते थे और फिर टूटते हुए तारों को भी देखते थे। तो हमें बड़ा मज़ा आता था कि कितने अच्छे लग रहे हैं तारे। और लेकिन जब हमें एक बार पता चला ना पढ़ते पढ़ते कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वो सच में टिमटिमाते नहीं हैं, आप भी हैरान हो गए ना, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, वो तो ऐसे ही एक स्टेबल लाइट है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो ऐसे ही है, खड़े हुए हैं आराम से। जब स्पेस से देखते हैं तो वो बिल्कुल टिमटिमा नहीं रहे हैं, हमें दिखते हैं। क्यों ऐसा लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमा रहे हैं मतलब कभी जग रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं, कभी जग रहे हैं। हम तो बड़े सैड हो गए थे जब हमको पता चला था कि सच में नहीं टिमटिमाते ये। तो चलिए देखते हैं कि कैसे टिमटिमाते हुए लगते हैं हमको। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये कोई स्टार है, ये हमने एक स्टार बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अर्थ है, ये अर्थ है हमारी। अभी स्टार से लाइट आएगी। स्टार क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं। अभी हमने जैसे बताया, कहीं पे गर्म, कहीं पे ठंडी, ऐसे बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं हवा में। हवा में ही स्पीड डिफरेंट हो रही है हमारी लाइट की। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है कि स्टार ट्विंकल कैसे करता हुआ दिख रहा है हमको। देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, मतलब एक बिंदु की तरह दिखता है, इतनी दूर है कि बिंदु स्रोत की तरह लगता है, तो उससे हमको लगता है एक ही किरण को हम ले पाते हैं। तो मान लीजिए एक किरण हमने ये ले ली, ये आ गई, टकरा गई, टकराई, यहाँ पे मान लीजिए रेयर मीडियम, ये गई, फिर डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, करते 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 यहाँ पे कोई खड़ा है, मान लीजिए अर्थ पे ये कोई खड़ा हुआ है, वो देख रहा है, ये उसकी आँख में पड़ी। ठीक है, लाइट आई, वायुमंडलीय अपवर्तन से होते हुए वो हमारी आँख तक पहुँच रही है। अब क्या हुआ है कि ये जो लाइट आ रही है, सिंगल रे हम मान रहे हैं क्योंकि पॉइंट सोर्स था, ये आई, ऐसे अपवर्तन हुआ और पहुंची कभी गर्म से कभी ठंडी से, तो हमको दिखा स्टार। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है ना, अर्थ रोटेट कर रही है, तो जो वायुमंडल है, जो गैसेस हैं, वो भी साथ ही रोटेट कर रही हैं। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ, सब कोई रोटेशन में ही है। अर्थ भी, आपको पता है अर्थ रोटेट करती रहती है, तो ये सारे ही रोटेट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अभी जो ये यहाँ पे गर्म हवा थी, हो सकता है किसी रोटेशन में यहाँ पे ठंडी आ गई और अगले मीडियम में गर्म आ गई, अगली सतह पे गर्म हवा, ऐसे वो हवाएं भी चेंज हो सकती हैं। तो उसका जो पाथ है वो भी टोटल चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अगर वो यहाँ ठंडी थी फिर गर्म, फिर उसका पाथ ऐसे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे आएगा। तो जब पाथ डिफरेंट हो जाएगा तो वो रे आपकी आँख में ना आके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो कहीं और गिरती है, कहीं और वो लाइट रे पहुंच जाती है और हमें, हमारी आंखों से ओझल हो जाती है वो लाइट रे, क्योंकि इतना सारा ही तो घूम रहा है, अर्थ भी घूम रही, गैसेस भी घूम रही, सब कुछ घूम रहा है। तो उसी वजह से वायुमंडल के अपवर्तन की वजह से वो किरण कभी कभी आंखों से ओझल हो जाती है, तो हमें लगता है कि स्टार बुझ गया, है ना, स्टार बुझ गया। फिर विद इन अ फ्रैक्शन नेक्स्ट सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड फिर से दिखने लग जाती है, वो फिर से हमारी आंखों पे पड़ जाती है, हमको फिर से स्टार दिख जाता है। ऐसे ही बहुत थोड़े इंटरवल्स में वो जैसे ओझल होती है, दिखती है, ओझल होती है। उसी की वजह से हमको लगता है कि जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से कि स्टार ट्विंकलिंग करते हुए क्यों लगते हैं, टिमटिमाते हुए क्यों लगते हैं। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो आपको इसका ऐसे आप डायग्राम में बना के बता सकते हो और आप उसको लिख सकते हो कि पॉइंट सोर्स है, उससे रे जो आ रही है कभी कभी अपना ओझल हो जाती है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, तो इसलिए हमें वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे तो टिमटिमा लिए,
तो क्यों फिर हमने सोचा, हमको समझ में आ गया, ठीक है जी आप बोल रहे हो कि तारे इसलिए टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि लाइट की किरणें आई और फिर ऐसे वायुमंडल के अपवर्तन की वजह से हो रहा है। तो फिर चांद क्यों नहीं टिमटिमाता? वो तो ऐसे ही हमको पूरे का पूरा चांद दिख रहा है, वो क्यों नहीं टिमटिमा रहा? उसको भी तो टिमटिमाना चाहिए, वो भी तो, उसमें से भी तो ऐसे लाइट आ रही है, उसमें भी तो वायुमंडल अपवर्तन हो रहा है, उसको भी टिमटिमाना चाहिए, वो क्यों नहीं टिमटिमा रहा है? तो बेटा उसका रीज़न ये है कि जो ग्रह है, चांद है, वो एज़ कंपेयर टू स्टार, जब उसको स्टार्स के साथ, तारों के साथ कंपेयर करते हैं तो उसका डिस्टेंस अर्थ से कम है। तारे बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो चांद है उसका डिस्टेंस कम है, ग्रहों का डिस्टेंस कम है एज़ कंपेयर टू स्टार्स, इसीलिए वो टिमटिमाते नहीं हैं। इसीलिए उसमें से जो रेज़ निकलती है वो पॉइंट सोर्स नहीं है, पॉइंट सोर्स नहीं है तो उसमें से बीम ऑफ लाइट निकलती है, बहुत सारी रेज़ निकल रही हैं, ठीक है। बीम ऑफ रेज़ में से अगर एक आधी रे कोई आपकी आई से मिस भी हो जाएगी अपवर्तन की वजह से, तो भी बहुत सारी किरणें हैं जो आपकी आंखों तक पहुंच ही जाएंगी इतने हर्डल्स क्रॉस करने के बाद भी, ठीक है। तो अगर पहुंच ही जाएंगी तो एक भी टाइम ऐसा नहीं आएगा कि वो कोई किरणें ओझल हो जाए, कोई ना कोई किरण पहुंच ही गई आपकी आंखों तक, क्योंकि ये जो है ना, ये पॉइंट सोर्सेज का ग्रुप है, ये तो पॉइंट सोर्स है और ये पॉइंट सोर्सेज का ग्रुप है, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज को मिला के मान लीजिए बना है, तो बड़ा है, तो इसमें से बीम ऑफ लाइट्स निकलती है और कोई ना कोई किरण आपकी आंख तक पहुंच ही जाती है, जिसकी वजह से ये टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। समझ गए होंगे? और आपके क्वेश्चंस भी आपको आंसर मिल गए होंगे। जैसे हमारे माइंड में था कि भाई स्टार चमक रहे हैं तो चांद क्यों नहीं चमकता, वो क्यों नहीं टिमटिमा रहा, तो हमको ये आंसर उसका मिल गया। अभी बेटे हम लोग को आगे है इसका सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में, सनसेट और सनराइज़ को थोड़ा सा देखते हैं कि वो कैसे, उसके जो टाइम में गैप होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त। सनराइज़ का मान लीजिए टाइम है 6:15, ठीक है, तो लेकिन वो हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है, 6:13 पे ही दिखाई दे जाता है। और सनसेट का टाइम अगर है 6:10 तो हमें 6:12 तक दिखाई देता रहता है। ऐसा क्यों होता है ना? क्यों होता है भाई? जब उसका टाइम है तो उसी टाइम के बाद हमको नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो हमको 4 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिखता है? आइए समझते हैं क्यों दिखता है। हाँ जी बेटे, अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय मतलब सूर्योदय से पहले और निलंबित मतलब सूर्यास्त के बाद भी, है ना, वो हम कैसे होगा वो समझते हैं। देखो बेटे, ये हमारी अर्थ है, ये सब कुछ वायुमंडल के अपवर्तन की वजह से ही हो रहा है। ये हमारी अर्थ है ना, और यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर है। अब मोटा मोटी हम ऐसे मान लेते हैं कि 2 लेयर्स हैं हमारे, ठीक है, 2 ले लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं ना, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए 2 लेयर ले लेते हैं। यहाँ पे गर्म हवा मतलब रेयर, और यहाँ पे हम डेंसर ले लेते हैं, ठंडी हवा, ठीक। यहाँ से क्या हुआ, कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे है कुछ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक, ये प्रकाश की किरण आई, ये गई और फिर ये यहाँ पे अपवर्तन हो गया। यहाँ पे आप कोई खड़ा है अर्थ पे, आँख से देख रहा है तो उसने देखा ये। अब अगर आप इसका ओरिजिनल पाथ बनाओ, ओरिजिनल पाथ कहाँ पे है? ये है ना, है यहाँ पे। जैसे हमने पेंसिल, सबसे पहले जब हमने परावर्तन स्टार्ट किया था, अपवर्तन सॉरी, तो क्या हुआ था, पेंसिल को जब ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास में डाला था पानी में, ओरिजिनल पाथ कुछ अलग था लेकिन हमको अलग दिख रहा था, है ना, वही हो रहा है, उसका वर्चुअल इमेज दिखता है हमको। क्यों? क्योंकि अपवर्तन हो रहा है वायुमंडल का। वायुमंडल के अपवर्तन होने की वजह से हमको वो उसका ओरिजिनल पिक्चर नहीं दिख रहा, उसका इमेज दिख रहा है, ठीक है बेटे। इसीलिए जो सूर्योदय और सूर्यास्त है उसमें यही हो रहा है, इसीलिए वो हमारा जो 2 मिनट का गैप आ रहा है, 4 मिनट का,
2 मिनट सूर्य सनराइज़ के टाइम पे और 2 मिनट सनसेट के टाइम पे। इसी वजह से आता है क्योंकि हमको इसका अपरेंट पाथ दिखता है। अपरेंट पाथ जब हम ड्रा करते हैं इसको, ये जो लाइन जो हमारे तक पहुंची है उसको अगर एक्सटेंड करके देखते हैं तो वो जिस पॉइंट पे जाके दिखा रही है, जहाँ पे आ रही है, हमको लगता है यहाँ से आ रही है, ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त का जो टाइम है वो कैसे हम समझेंगे। अगर आ जाता है तो उसको कैसे करेंगे। उसके लिए बेटे एक बार इसको हम साफ कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा अर्थ हमने मान लिया है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई खड़ा है, ये ऐसे बना देते हैं कोई भी। ठीक है, ये खड़ा है कोई, और अर्थ हमको गोल बनाना है ना, गोल अर्थ है ना हमारा। हाँ, तभी तो हम समझ पाएंगे। ये देखिए, ये है हमारा सर्कुलर शेप में अर्थ। ठीक, यहाँ पे हमने किसी को खड़ा कर दिया, मान लीजिए ये खड़ा है कोई, और यहाँ पे है कोई बिल्डिंग। ठीक, और इधर भी है कोई टावर। गोल अर्थ है ना, इधर कोई बिल्डिंग, इधर कोई टावर। अब ये इसकी एक लिमिट है ना, ये कहाँ तक देख सकता है, ये यहाँ तक की चीज़ों को ही देख पाएगा, इससे पीछे की चीज़ें तो नहीं देख सकता ना। ये जो खड़ा है, हमने किया कोई भी इंसान, जब हम ही खड़े हैं तो हमारी एक लिमिट है। ये अगर बिल्डिंग आ जाएगी तो बिल्डिंग के पीछे का हमको नहीं दिखेगा। ऐसे ही इधर जब देखेंगे तो टावर के पीछे हम नहीं देख पाएंगे, जहाँ तक ही हमारी लिमिट होगी। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि ये हमारा हॉरिजन, ये सन आ रहा है, सनराइज़ हो रहा है, आ रहा है, आया यहाँ पे पहुँचा। धीरे धीरे होता है ना सनराइज़, ऐसे सनराइज़ हो रहा है। जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से जो लाइट आई है ना, वो अपवर्तन हुआ। यहाँ से जो लाइट आ रही है उसका अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन होके वो हमारी आँख तक पहुँच रही है। ठीक है, यहाँ से आई, एंटर की, वायुमंडल के गैसेस में उसका अपवर्तन हुआ, हमारी आँख तक पहुँची। जब हमने उसको एक्सटेंड किया तो हमको लगा कि वो तो यहाँ पे है, हमको दिखना शुरू हो गया पहले ही, जबकि सन अभी नीचे था, हमको वो पहले ही दिखने लग गया। ये हम मिटा देते हैं, मतलब हमारी आई रेंज में आ गया, जबकि वो आई रेंज में ओरिजिनली नहीं है। वो वायुमंडलीय अपवर्तन की, हमने अपवर्तन की स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ, अपवर्तन। ठीक है बेटे, यहाँ पे वायुमंडल के अपवर्तन की वजह से वो हमको पहले ही दिखने लग गया, जबकि वो अभी नीचे है। तो वो है यहाँ पे, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है। ये जो टाइम गैप है ओरिजिनल पोजीशन और उसकी वर्चुअल आभासी जो हमको आभास हो रहा है कि यहाँ पे है, उसमें टाइम गैप है 2 मिनट का। ठीक, 2 मिनट का टाइम गैप। अब क्या हो रहा है, ये घुमा एलिप्टिकल पाथ लेके अपना यहाँ पे, अब यहाँ से नीचे जाना है उसको। अभी इसकी रेंज यहाँ तक, ठीक है, हम एक लिमिट तक देख पा रहे, लेकिन क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे पहुँच गया, ओरिजिनली यहाँ पे पहुँच गया है सन, लेकिन अपवर्तन होने की वजह से हमको यहाँ पे दिख रहा है अभी भी। ठीक है, आभास हो रहा है कि अभी भी सन ऊपर ही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर है। तो ये इधर का भी जो डिफरेंस है वो भी है 2 मिनट का। तो टोटल जो हमारा अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त का जो टोटल टाइम है, डिफरेंस है, वो है 4 मिनट। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कितने मिनट का आपका डिफरेंस है? 4 मिनट। क्यों पहले दिखता है, क्यों अग्रिम सूर्योदय और ये होता है? क्योंकि वायुमंडल का अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, समझ गए होंगे इतना कि कैसे हमको पहले दिख रहा है, अपवर्तन हो रहा है इसलिए हमको पहले दिख रहा है। अपवर्तन की वजह से उसका जो रियल की बजाय हमको जो हम एक्सटेंड करते हैं अपनी आई पे जो हमारे रे पहुंची है, उसको अगर हम डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करते हैं तो वो कहीं और उसका इमेज बना के रख देती है, इसी वजह से हमें अलग दिखता है। हो गया बेटे आपका, ये भी टॉपिक आपका
हो गया अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त। चलिए अब अगला है आपका प्रकीर्णन को देखते हैं अब कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन का हमने बेटे पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन क्या है कि जब लाइट किसी पॉइंट सोर्स पे किसी पे भी हमारे एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में कितने सारे कण हैं, छोटे छोटे कण इधर उधर भाग रहे हैं। ये मान लेते हैं हम एक कण है, हम छोटा सा होता है लेकिन हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई कण है हमारे एटमॉस्फेयर में, इस पे ये एक लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, ऐसे ये लाइट रे है, ठीक है। तो क्या करता है ये पॉइंट, ये सोर्स जो है, ये अणु परमाणु जो भी आप बोलो, ये क्या करता है, ये लाइट को चारों तरफ फैला देता है और कुछ हिस्सा सीधा भी निकलता है इसका। तो ये प्रकाश के चारों तरफ फैलाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कण अणु जो भी हैं, छोटे छोटे कण, उन पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, कुछ हिस्से को ये अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है और बहुत सारे प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है और कुछ प्रकाश सीधा भी निकलता है। तो चारों तरफ फैलाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक। प्रकीर्णन की प्रक्रिया समझ गए, क्योंकि हमने पहले भी किया है, इसलिए आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे लाइट पड़ी, किसी भी सोर्स पे, किसी भी अणु कणु हम पे या किसी पे भी, किसी भी वस्तु पे, तो वो कुछ पार्ट को सोख लेता है और बाकी सारी लाइट को फैला देता है चारों ओर। ये आपका प्रकीर्णन का हो गया। इसके बाद हम करने वाले हैं कोलाइडी मीडियम। हाँ जी बेटे, आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है टिंडर प्रभाव क्या होता है, ठीक है। 1 नंबर में या 2 नंबर में टिंडर प्रभाव को के बारे में बोलने से पहले हमको कोलाइडी माध्यम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो कोलाइडी माध्यम। तो कोलाइडी मीडियम में क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं कहीं पे ऐसा मीडियम होता है जिसमें जो वायुमंडल के में कण हैं, छोटे छोटे अणु परमाणु, वो निलंबित होते हैं, मतलब फंसे हुए होते हैं, हिल डुल नहीं पाते हैं। तो फंसे हुए उन कणों से मिलके जो माध्यम बनता है उसको बोलते हैं कोलाइडी माध्यम। समझ गए? हमारे वायुमंडल में किसी माध्यम में कुछ कण निलंबित होते हैं, छोटे छोटे कण अणु वो निलंबित होते हैं, मतलब उनको वो हिल डुल नहीं पाते हैं, फंसे हुए होते हैं। तो उस माध्यम को कोलाइडी माध्यम कहते हैं। तो फिर टिंडर प्रभाव अगर वो पूछ रहा है, इसका टिंडर प्रभाव क्या होता है उसने पूछा, मान लीजिए आपसे, तो ये देखिए इसको आप कैसे बताएंगे। कोलाइडी मीडियम में, कोलाइडी माध्यम में जो कण हैं, वायुमंडल के जो कण हैं, निलंबित कण, उनमें से प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रक्रिया को टिंडर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है बस। टिंडर प्रभाव क्या है? वायुमंडल में हमारे जो कोलाइडी मीडियम में निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रक्रिया को टिंडर प्रभाव कहते हैं। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा आपका टिंडर प्रभाव। अभी हमको कुछ और वायुमंडलीय अपवर्तन की से रिलेटेड हैं चीज़ें, जैसे हमारे आसमान का रंग नीला क्यों है, और सूरज जब सूर्यास्त और सूर्य उदय होता है तो वो लाल दिखता है, और दोपहर में कौन से कलर का दिखता है, वो सब भी पढ़ना है। और हमें देखना है इंद्रधनुष कैसे बनता है। इससे इन सब को पढ़ने से पहले हमें लगता है कि हम स्पेक्ट्रम को स्टडी कर लें पहले। वो जो प्रिज्म से हम वाइट लाइट पास करके जो स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स के बारे में पहले जान लेते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि वाइट लाइट जब प्रिज्म से हम गुजारते हैं, हमने प्रिज्म का अपवर्तन पढ़ा हुआ है अच्छे से, हमको पता है कैसे उसमें लाइट अपवर्तित होती है, कैसे निर्गत किरण निकलती है, वो हमने पढ़ा है। अभी हम क्या पढ़ना है हमको कि जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करते हैं तो वो क्या होता है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है।
7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। और ये 7 रंगों को अगर किसी पर्दे पे देखते हैं ना तो वो स्पेक्ट्रम, सातों रंग इतने सुंदर मिलते हैं। और इस वर्ण को, सातों रंगों की, उनको अगर एक साथ बोलना है तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। देखिए कौन कौन से कलर होते हैं हमारे स्पेक्ट्रम के, वो भी आपने लर्न किया होगा, विव गॉयर से किया है ना। चलिए देखते हैं। स्पेक्ट्रम, लाइट का जो हम स्पेक्ट्रम देखते हैं कैसे, ये है हमारा कोई प्रिज्म, ठीक है। पहले भी हम बता चुके हैं 3 डायमेंशनल फिगर, लेकिन हमको ऐसे ही दिखाना है उसको। ये हमने कोई वाइट लाइट इसमें आई, सबको पता है अपवर्तन होना है, यहाँ पे अपवर्तन होगा, ठीक। लेकिन जो अपवर्तन हुआ इसमें ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, 7 अलग अलग रंगों में बट गई और फिर ये यहाँ से बाहर निकलती है ऐसे। 7 अलग अलग रंग, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3। आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे बहुत अच्छे से तो आपको पेंसिल से, अपने स्केल से सुंदर तरीके से। तो ये कैसे है, वेव GYOR, सबको पता होगा, वेव गॉयर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ये क्यों हुआ, ये डिस्पर्शन क्यों हुआ, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट रे का 7 कलर्स में जो हो गया स्प्लिट, 7 रंगों में बट गया जो वाइट रंग, वो उसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं। क्यों हुआ ये, इसलिए हुआ क्योंकि जो वाइट लाइट है वो बनती है 7 रंगों से मिलके, बहुत सारे रंगों से मिलके बनती है, बहुत अनगिनत रंग हैं उसमें, लेकिन हमको सिर्फ 7 रंग ही दिखते हैं। बेसिक जो बेन है 7 रंगों से मिलके बनती है, ठीक है, 7 रंगों से मिलके बन रही है ये। तो ये अलग अलग क्यों हो गए, जब हवा में सारे रंगों की जो लाइट है वो एक ही जैसा ट्रैवल करती है, ठीक। लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म में एंटर करती है वो स्प्लिट हो जाती है, रेयर टू डेंसर में गई। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है। सारे लाइट जो है ना, सारे कलर्स का डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ है, तो उनका जो डिस्पर्शन है, उनका जो विचलन होता है वो भी डिफरेंट होता है। जो रेड लाइट है ना, रेड लाइट का वेवलेंथ है वो है, डिपेंड किस पे कर रहा है, वेवलेंथ पे। क्यों हुआ ये स्पेक्ट्रम, क्यों बन रहा है, इसको हमने एक पर्दे पे लिया तो हमको ये स्पेक्ट्रम मिला। क्यों मिल रहा है, क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हर रंग की वेवलेंथ डिफरेंट है, ठीक है। और रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, रेड लाइट मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम डिस्पर्शन होता है, मिनिमम डिस्पर्शन। ये आपको थोड़ा सा याद करना है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम विचलित होगी, ठीक। और वायलेट कलर का, बैंगनी रंग का क्या होता है, वायलेट कलर में, वायलेट कलर की जो लाइट होती है उसका क्या है, वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ, लेकिन इसके उल्टा डिस्पर्शन मैक्सिमम डिस्पर्शन होता है। ये आप इतना तो याद कर लोगे। रेड की सबसे ज़्यादा होती है, ये पूछता है कि क्यों हुआ ये, क्योंकि हर रंग का वेवलेंथ अलग है और हर रंग अलग एंगल से विचलित होता है, उसका विचलन कोण अलग होता है, विचलित अलग तरह से होता है। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। कौन सा सबसे कम विचलित होता है, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक।
ये आपको वेवलेंथ समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कलर हैं और किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा विचलित होता है और कौन सबसे कम विचलित होता है। यहाँ से ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको इंद्रधनुष को जब पढ़ना है ना तो उसमें यही 7 रंग हैं, इनको देखना है और हमको देखना है कि कौन सा कलर ऊपर है और कौन सा नीचे, ये भी देखना है। और हमको जब ये भी पूछा जाएगा ना क्वेश्चन कि सूरज का रंग सुबह और शाम को अलग होता है, दोपहर में अलग होता है, उसके लिए भी हमको ये विव गॉयर की ज़रूरत थी। तो इसलिए हमने इसको स्पेक्ट्रम को अभी समझा। और आपके क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किसका सबसे ज़्यादा विचलन हुआ, स्पेक्ट्रम में कौन से कलर हैं। तो बाकी जितने भी कलर हैं वो इनके बीच में उसका वेवलेंथ रहता है। वो सिर्फ पूछता क्या है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक, क्लियर हो गया बेटे यहाँ तक। अब हम देखेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। इंद्रधनुष से पहले हमको लगता है हम वो 2 क्वेश्चन भी समझ लें जो वायुमंडलीय अपवर्तन पे आधारित हैं। वो 2 क्वेश्चन आपको पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आसमान का रंग नीला क्यों है ना। तो इसको भी जब हमको आंसर पता चला था तो इसमें भी हम शॉक थोड़ा सा हो गए थे, क्योंकि हमको तो यही लगता था अरे वाह आसमान नीला है ना, लेकिन नीला है नहीं। जैसे तारे टिमटिमाते नहीं है ना, आसमान भी नीला नहीं है। आपको भी यही लग रहा था अरे वाह आसमान नीला ही नहीं है नीला भाई, नीला आसमान। गाना याद आ रहा होगा बच्चों। चलिए, नीला आसमान क्यों है नीला, क्यों नीला है? देखो ये क्या है, जो ये हमारा वायुमंडल, ये अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर वायुमंडल है ना। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पे लाइट है। लाइट जो है उसका प्रकीर्णन होता है जब वो किसी भी सोर्स पे, किसी भी कण अणु पे पड़ रही है। बहुत सारी सतहों से होके उसको गुजरना पड़ रहा है लाइट रे को। जब किसी पे पड़ी तो ये अणु, कणु, परमाणु, जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, इनका प्रकीर्णन स्टार्ट होता है। हर किसी का, सबका प्रकीर्णन, बहुत सारे अणुकण जो हैं उनका प्रकीर्णन होता है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन के बाद रंग निकलता है, प्रकीर्णन होने के बाद अलग अलग रंग निकलते हैं ना। अभी हमने देखा कि डिस्पर्शन होता है तो अलग अलग कलर है। वाइट कलर का लाइट आया, डिफरेंट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया। लेकिन यहाँ पे आसमान में क्या होता है कि ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा स्प्लिट हो जाता है, और जल्दी भी। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। सिर्फ ब्लू नहीं होता, वायलेट, इंडिगो, ब्लू से रिलेटेड जितने भी हैं वो मिक्स करोगे तो ब्लू ही दिखने लग जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू को। तो क्या उसकी वेवलेंथ सबसे कम है ना। वेवलेंथ कम है तो उसका डिस्पर्शन मैक्सिमम है। मैक्सिमम डिस्पर्शन है तो स्कैटरिंग भी उसकी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम स्कैटरिंग हो जाती है हमारे ब्लू कलर की। ब्लू कलर पूरी तरफ स्कैटर हो जाता है, जिसकी वजह से हमको दिखता है आसमान नीला। नीला नहीं है, लेकिन अपवर्तन की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से, लाइट की रे का जो प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से हमको ये नीला दिखता है। और नीला इसलिए, और लाल, हरा कुछ भी दिखता है नहीं दिख सकता, क्योंकि नीले रंग का जो है वो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्कैटर ब्लू कलर होता है। यहाँ तक आपका नीला आसमान पता चल गया क्यों हो रहा है, अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों नीला दिखता है हमको। हम इसलिए बोल रहे नीला नहीं है क्योंकि जब स्पेस से देखते हैं ना तो फिर वो नीला नहीं दिखता, क्योंकि स्पेस से तो सन भी नीचे, तो फिर वहाँ पे काला दिखता है। ठीक, इसलिए उसका ओरिजिनल कलर नीला नहीं है, हमको दिखता है क्योंकि प्रकीर्णन की प्रक्रिया हो रही है। नीला आसमान हो गया आपका। अब है सूर्य के रंग। सूर्य के रंग देखते हैं हम। जो सूरज है हमारा वो हमें अलग अलग रंग में दिखता है ना। अर्ली मॉर्निंग में देखते हैं तो सिंदूरी गेरुआ कलर, इवनिंग में भी गेरुआ सा दिखता है, और दिन में वो
येलोइश पीला दिखता है। अगर पूरी दोपहर में आप उसको देखोगे तो वो आपको वाइट कलर का दिखेगा। कैसे? उसको समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है, वो भी प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है। ये देखिए, ये हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है गोल, और ये जो सन है ये यहाँ पे सन है, और सन का जो है वो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है रोटेट करने के लिए, ये एलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है। ये अर्थ है और ये है सन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। अब सुबह और शाम को हमें सूरज का रंग लाल या संतरी क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है। ये देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कम है सूरज का अर्थ से। डिस्टेंस कम है तो सूरज की लाइट को ट्रैवल करना पड़ता है बहुत सारी लेयर्स से क्रॉस करके, बहुत सारा अपवर्तन होता है, लाइट का बहुत ज़्यादा अपवर्तन होता है, और प्रकीर्णन की प्रक्रिया भी होती है। बहुत सारे चीज़ों से होके, हर्डल से होके गुज़रना पड़ता है लाइट को, तो प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के बाद जो लाइट का, आपको पता है वाइट लाइट 7 कलर से बनी है, नीला रंग का पूरा प्रकीर्णन हो जाता है। नीले के साथ साथ वायलेट, इंडिगो, ये सब। बचते कौन से हैं? जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। लाल वेव गायर हमने अभी देखा था ना, इसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ये बचते हैं, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए स्कैटरिंग के बाद ब्लू कलर उड़ जाता है, ये ब्लू, ये सब उड़ जाते हैं। तो हमको ऑरेंज या रेड कलर का सन दिखता है अर्ली मॉर्निंग में और शाम को, क्योंकि डिस्टेंस कम है, अपवर्तन हो रहा है और स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग में क्या हो रहा है? ब्लू कलर सारा ख़त्म हो जा रहा है, ब्लू कलर पूरा स्कैटर हो गया आसमान में। तो जो हम तक पहुंचा वो है लाल और संतरी कलर, ठीक। इसीलिए सुबह को और शाम को हमको दिखता है संतरी या लाल सूरज। दोपहर में सूरज कौन से कलर का दिखता है? और अभी एक और हैरानी की बात बताऊं, सूरज का भी रंग पीला नहीं है। बचपन से ड्राइंग बनाते आ रहे हैं, अगर हम जब भी लैंडस्केप बनाते थे, अगर मिड में सूरज रखते थे तो उसको पीला, हमेशा पीला बनाते थे ना, और अगर हमको शाम या रात मॉर्निंग दिखानी होती थी तो ऑरेंज सा दिखा देते थे। तो पीला ही दिखाते आए, हमको लगता है पीला ही होता है। नहीं, पीला नहीं है सूरज। सूरज कौन से रंग का है? सफ़ेद। सफ़ेद है। जब उसको स्पेस से देखते हैं ना, वाइट कलर का है। इसीलिए तो उसके 7 कलर्स हैं, उसमें वाइट लाइट आती है, स्कैटरिंग के बाद 7 कलर्स मिलते हैं, और 7 कलर्स में हमारे तक कौन सा पहुंचता है वो डिपेंड करता है ना। अब जब दोपहर में पूरा सर पे है, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो लाइट रे है वो सीधा आ जाती है, उसी रूप में आ जाती है, कहीं स्कैटरिंग नहीं होता उसका। तो जब डायरेक्ट विदाउट स्कैटरिंग हमारे तक आ रही है तो हमको वो सफ़ेद या पीला दिखता है, ठीक है। यहाँ पे स्कैटरिंग हो गई ब्लू कलर की, टोटली ब्लू कलर ख़त्म हो गया था इसलिए लाल दिख रहा था। यहाँ पे इस पोजीशन पे स्कैटरिंग नहीं होती है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसीलिए हमको सफ़ेद या पीला दिखता है। समझ गए होंगे आप सूरज के डिफरेंट रंग क्यों हैं? क्लियर हो गया होगा। वेव गायर के कलर आपको अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, कहीं भी आपको मिल जाएंगे, बुक में भी होंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ये आप अपना स्पेक्ट्रम के कलर याद कर लीजिए। इसमें कौन सा ज़्यादा वेवलेंथ है, किसका कम है, कौन ज़्यादा विचलित होता है, कौन कम विचलित होता है, ये समझ लीजिए। उसी से तो हमको पता चलेगा ना कि आसमान नीला क्यों है और सूरज लाल क्यों दिखता है। क्योंकि अगर हमको ये पता होगा कि ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है और इसका जो प्रकीर्णन है इसका सबसे कम होता है, और इसका वेवलेंथ, इन तीनों का वेवलेंथ बहुत कम है, तो प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है इनका, ठीक है। तो इसीलिए ये डिफरेंट कलर्स में हमको मिलता है सन। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है इंद्रधनुष।
चलिए इंद्रधनुष को भी देख लेते हैं कि कैसे बनता है। इंद्रधनुष बेटे आप लोगों ने, बहुत लोग बच्चों ने देख रखा होगा ना, क्या जब बारिश होने के बाद सूरज अगर निकल जाता है तो आजकल बहुत बार, अभी बारिशों का मौसम चल रहा था तो कितनी बार इंद्रधनुष बना है। जब बारिश ख़त्म होती है और सूरज निकलता है तो क्या होता है, ऐसे 7 कलर का स्पेक्ट्रम जो बनता है इंद्रधनुष, वही 7 रंग वेवगायर बनता है ना, 7 रंग हमको मिलते हैं। वो क्यों बनता है इंद्रधनुष, तो इसको हम कैसे समझेंगे बेटी। इसके 3 चरण हैं, आप 3 चरण याद कर लो, उसको लिख दो, उसकी डायग्राम्स बना दो, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ये 2 नंबर में पूछता है, कभी 5 नंबर में पूछता है, तो डिपेंड करता है ना कि कितने में पूछा है। आप थोड़ा उसको अच्छे से लर्न कर लो। इसको हम करेंगे 3 चरणों में। इंद्रधनुष के हो गए हमारे पास 3 चरण, 1 2 3। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है, ये क्या है कि ये जो पानी का एक ड्रॉप है, ये मान लीजिए बहुत छोटा होता है, हमने बड़ा बनाया। पानी के ड्रॉप में यहाँ पे सबसे पहले ये पानी का ड्रॉप, ये प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। वाइट लाइट सन से इस पे लाइट आती है, सबसे पहले रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन हो गई 7 कलर्स में। अभी हमने देख लिया 7 कलर्स कौन से, अब ये वेवगायर जो 7 कलर में हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप 1, वाइट लाइट आई, उस पे पड़ी आपके पानी के बूंद पे, और उसका हो गया डिस्पर्शन। डिस्पर्शन आपको पता है क्या, अभी हमने स्टडी किया। फिर इसका स्टेप 2 लिखिए, इसको लिख दीजिए, जैसे आपने जो बनाया वही लिखना है कि वाइट लाइट आई, सफ़ेद कलर का रंग का प्रकाश जब उस पर पड़ा पानी की एक सतह पे, बूंद की एक सतह पे, उसका विक्षेपण हुआ, हाँ डिस्पर्शन हुआ, तो वो 7 रंगों में बट गया। ठीक, स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में देखिए ये जो लाइट थी, ये जो लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हुई है ना, तो ये यहाँ पे इसका ऐसे इंटरनल इसका रिफ्लेक्शन हुआ, कुल आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे क्या होगा, कुल आंतरिक परावर्तन। अब अपवर्तन नहीं हुआ है, परावर्तन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्तन, यहाँ पे डिस्पर्शन हुआ, डिस्पर्शन हुआ है यहाँ पे लाइट का। फर्स्ट स्टेप में डिस्पर्शन हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन कैसे, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस चला गया, बाहर नहीं आया। रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, परावर्तन हुआ है, अपवर्तन नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ, स्टेप 3 में ये जो फिर से पहली सतह पे टकरा गया था हमारा लाइट, ऐसे ये बाहर निकल गया और ये 7 कलर्स में निकला, 7 रंगों में वेवगायर हमारा इंद्रधनुष बन गया। तो इसको आप स्टेप 3 में लिखोगे। कुल आंतरिक प्रवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो गई, अपवर्तन हो गया ना, यहाँ पे अपवर्तित हो गई। अपनी लैंग्वेज में आपको जो लिखना है, आपको समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या है। सबसे पहले टकराई पहली सतह पे, डिस्पर्शन हुआ, 7 कलर में बट गई। दूसरे स्टेप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, आंतरिक अपवर्तन हुआ, दूसरी सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट गई। जब उसी माध्यम में लौट गई तो परावर्तन हुआ, अपवर्तन नहीं। तो ये 7 के 7 रंग, ये 7 रंग है, 7 रंग ऐसे इधर इस माध्यम पे टकराए। इस पे टकराने के बाद ये अपवर्तित होके बाहर आ गए। बाहर जब निकल गए तो वो इंद्रधनुष की शेप में बन जाते हैं।
बहुत सारी पानी की बूंदें हैं, बहुत सारे एक साथ मिलके जब बनता है तो वो बनता है इंद्रधनुष, बहुत सारी किरणों से मिलके। और इसके लिए एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सूरज जो है आपकी पीठ के पीछे होना चाहिए, आपको सूरज के सामने खड़े होना है और पानी की बूंद से तभी तो प्रकाश गुजरेगा ना, तभी तो लाइट आपके पीछे होगा सन, तो लाइट आएगा आगे बूंद पे पड़ेगा और उसमें से क्रॉस करते हुए आपको इंद्रधनुष दिखेगा। ठीक है बेटे, ये आप समझ गए। 3 चरणों में होता है। पहले चरण में आपका डिस्पर्शन, दूसरे में रिफ्लेक्शन, तीसरे में आपका बाहर आ जाएगा, वो अपनी 7 रंगों को बाहर लेके आ जाएगा अपवर्तन के बाद। ये हो गया, इतना आपका इंद्रधनुष को भी आप समझ गए। अब आपका ये है कि ये कुल आंतरिक परावर्तन क्या है, इसको देखना है आपको, है ना। कुल आंतरिक परावर्तन क्या है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं और अपने इस टॉपिक को भी ख़त्म कर देंगे। कुल आंतरिक परावर्तन को देखते हैं, चलिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कुल आंतरिक परावर्तन, इसके लिए आपको बेटे ये मान लो कोई स्विमिंग पूल है, बस इसको समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ा आने वाला है। देखो यहाँ पे पानी है ना, यहाँ से हमको कोई लाइट ऐसे डालनी है, ये पानी का सतह है। हम ना ऐसे करते हैं, एक बच्चा पकड़ते हैं, बड़ा शेखी बगार बच्चा है, वो ऐसे ही अपनी मारता रहता है, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। उसको बोलेंगे स्विमिंग आती है, पानी में सांस रोक सकते हो, चलो स्विमिंग पूल में। क्या लिटा दिया उसको, उसके हाथ में थमा दी टॉर्च, टॉर्च से निकल रही है लाइट, ये लाइट, ठीक है, ये इसने एक टॉर्च पकड़ी है, टॉर्च से निकल रही है लाइट। बच्चा लिटा दिया हमने, वो कह रहा है कि मैं तो जी 10-15 मिनट अपना पानी में आराम से बैठ सकता हूँ। तो ये जो लाइट है ये सीधा निकलती है ना, ये तो सबको पता है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। डेंसर से रेयर मीडियम में जब जा रहा है लाइट, तब की बात कर रहे हैं। फिर ये थोड़ी देर बाद टॉर्च हिलनी शुरू हो जाएगी, सांस रुक नहीं सकते इतनी देर, ये यहाँ आ गया, अभी अभिलंब, जाना इधर था, चला गया इधर, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है, जितना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर और टेढ़ा हो गया, यहाँ पे भी और अपवर्तन हो गया, लंब खींचेंगे, लंब से दूर जाती जा रही है ना। एक टाइम ऐसा आया, उसकी टॉर्च बहुत टेढ़ी हो गई और ये हमको लाइट जो है पानी की सतह पे दिखने लग गई। ये अभिलंब, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये तो सबको पता है कि इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है। ये जो एंगल है, और हम बड़े सारे इम्प्रेस हो रहे हैं, अरे वाह ये तो बंदा ने सच में कमाल कर दिया, जो कह रहा था कर दिया, इम्प्रेस कर दिया हमको। स्विमिंग पूल की सतह पे उसने लाइट ला के दिखा दी, कमाल हो गया। लेकिन हुआ कैसे, यहाँ से जब लाइट निकले, है ना, तो ये एक एंगल, इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण, ऐसा एंगल जिस पे हमें रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का मिलता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण की अगर परिभाषा पूछेगा तो क्या है हमारा ऐसा आपतन कोण जब हमारी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, तब की बात कर रहे हैं। सघन से विरल में जाने पे ऐसा आपतन कोण जिसके बदले में अपवर्तित कोण 90 डिग्री का बने, उसको क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे हम इम्प्रेस हो गए, बहुत इम्प्रेस हुए, अभी इसकी बत्ती बुझने वाली है, कितनी देर सांस रोक सकता है, नहीं ना। तो ये क्या हुआ, जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बना तो ये जो है ना ये वापस लौट जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा, फिर ज़्यादा एंगल बनेगा तो वापस जाना पड़ेगा, इसके आगे कहाँ जाएगा, वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, प्रकाश की किरण का एंगल जब सघन से विरल में जाने पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तो वो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है।
यही हुआ था हमारे इंद्रधनुष के केस में। क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा हो गया तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया था वो रेज़ का। यहाँ पे यही हुआ। अभी हमको इसको छोड़ना नहीं है, 2 बच्चे जाओ उसको फटाफट लेके आओ बाहर, क्योंकि हमको तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझना था, किसी को प्रॉब्लम में नहीं डालना था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। इस वीडियो को बेटे 1 से 2 बार ज़रूर सुन लेना, तो आपको कुछ लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको फिज़िक्स को लर्न नहीं करना होता है, समझना होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख देंगे तो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। और बच्चों स्टार्ट में हमने अपवर्तन कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया था, उसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।